अब आगे देखते हैं। अगली टर्म है हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को क्या होते हैं हमारे एक्सपेंसेस? वो सारे खर्चे होते हैं जो एक माल को बनाने से लेकर बेचने तक किए जाते हैं, यानी उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी उसमें क्या क्या चीज़ आते हैं? इन्वेंट्री, माल कितने में खरीदा गया, उसकी वेजेस कितनी लगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगे उसमें सारे काउंट किए जाएंगे, उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने लगे सारे वो काउंट किए जाएंगे। यानी माल को बनाने से लेकर बेचने तक जो भी हमने खर्चा किया है वो सारा हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। दूसरी चीज़ है इसके बाद इनकम। इनकम क्या होती है हमारी? अब से रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है हमारा सेल ऑफ गुड्स, यानी माल को बेचने से जो पैसा मिला वो क्या होगा? रेवेन्यू। लेकिन इनकम और रेवेन्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो हमारा एक्सपेंस होता है वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो माल बेचा गया उसकी क्या कॉस्ट आई, ठीक है। और रेवेन्यू क्या है हमारा? जो गुड्स को बेचने से हमें क्या पैसा मिला है, ठीक है, वो रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू में से जो जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको हम बोलते हैं इनकम। यानी जैसे मान लेते हैं 100 रुपये का कॉस्ट है गुड्स का बनाने से लेकर बेचने तक की जो भी उसकी कॉस्ट आई वो 100 रुपये आई, और उसको बेचा गया 150 रुपये में। सेल प्राइस हो गया उसका 150, जो सेल प्राइस है 150 को हो गया रेवेन्यू, 100 रुपये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो 150 और 100 रुपये में डिफरेंस आया 50 रुपये का, उसको बोलेंगे हम इनकम, ठीक है। इसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है हमारा? जब हम टोटल रेवेन्यूज जितने भी मिले, अलग अलग ट्रांजैक्शन में जितने भी हमें रेवेन्यूज आए और अलग अलग ट्रांजैक्शन में जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं, उन दोनों को ऐड करेंगे। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को घटा देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो आएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद आता है गेन। गेन कब होता है हमें? जब हम कोई भी फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं, ठीक है। जैसे लैंड है हमारा, लैंड को अगर हम बेच रहे हैं तो उसकी जब कॉस्ट से या उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उससे अगर हम ज़्यादा में बेचेंगे उसको, जैसे हम मान लेते हैं एक मशीन खरीदी, मशीन पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, यानी उसकी हर साल 10% वैल्यू कम हो जाती है, और उसको मशीन को 2 साल के बाद बेचा जा रहा है। तो एक मशीन हमें मान लेते हैं 1 लाख रुपये खरीदी, 10% के हिसाब से उसका 10,000 रुपये 1 साल में घट जाएगा। तो 2 साल में उसके 20,000 रुपये घट गए, 2 साल के बाद उसकी जो कीमत होगी वो 80,000 रुपये होगी। और अगर हमने उसको 1,20,000 में बेच दिया, उस 80,000 की वैल्यू की मशीन को अगर हमने 1,20,000 में बेच दिया, तो 40,000 रुपये का जो हमें फालतू में एक्स्ट्रा जो हमें मिला है उस चीज़ को हम बोलेंगे गेन। यानी जो कॉस्ट या उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू से जो फिक्स्ड एसेट की होती है उससे अगर हम ज़्यादा में उसको बेच देते हैं तो जो भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा उसको बोलेंगे हम गेन। इसके बाद आता है लॉस। जैसे 2 तरह से हमारे लॉस इनकर होते हैं। पहला, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंसेस निकाले, रेवेन्यू एक्सपेंसेस टोटल हमने निकाले, जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस निकाले, टोटल रेवेन्यू निकाला हमने कितना आया। अगर टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है तो हमें लॉस आएगा, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। एक और तरह से लॉस भी होता है हमें, जैसे अब हमने एग्जाम्पल लिया था एक मशीन का, 1 लाख रुपये की मशीन 10% के हिसाब से 2 साल में उसकी 20,000 रुपये घट गए, 80,000 रुपये की वैल्यू आ रही है। तो मशीन को अगर हमने 70,000 बेचा, यानी जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू या कॉस्ट है उससे हमने कम में बेचा है, तो भी हमें नुकसान हो रहा है, तो ये भी लॉस का पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी परचेजेस। परचेजेस को हम क्या दिखाते हैं? परचेजेस होती है हमारी जब हम माल खरीद करके लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जो माल हम खरीद करके लेकर के आ रहे हैं जिसको हम ट्रेड करते हैं, यानी जैसे फिनिश माल खरीदा, जैसे कहीं से कॉपी खरीद के लेके आए, बुक सेलर का कॉपी खरीद रहा है और बेच रहा है, तो कॉपी उसके लिए होगी परचेज, ठीक है। अगर वो कोई ऐसा आइटम खरीद के लेकर आ रहा है, जैसे फर्नीचर खरीद आया, रैक बनवा लिया उसने बुक्स रखने का, तो वो उसकी परचेज नहीं होगी, ठीक है। जो वो स्टॉक इन ट्रेड जिसमें वो ट्रेडिंग करता है, वो माल वो खरीद कर लेकर के आएगा, उसी को हम परचेज बोलेंगे। उसने किसी तरह की कोई एसेट खरीद ली इसके अलावा, तो वो उस पर्टिकुलर एसेट के नाम से दिखाई जाएगी, ना कि परचेज के नाम से, ठीक है। परचेज रिटर्न, कई बार क्या होता है माल जो हम लेकर के आए खरीद करके, उसमें कुछ घटिया क्वालिटी का माल आ जाता है या हमें पसंद नहीं आता, जिस क्वालिटी का उसने सैंपल भेजा उसके अकॉर्डिंग उसने माल नहीं भेजा सप्लायर ने, तो हम क्या करते हैं उस या जो खराब माल है, डिफेक्टिव पीसीज होते हैं, या सारे माल को वापस कर देते हैं। तो वो जो हमने परचेज मिली और उसमें से जो माल रिटर्न कर दिया, जो रिटर्न किया गया माल उसको बोलते हैं हम परचेज रिटर्न।
फिर नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्या होती है? जो हम गुड्स जो बना रहे हैं या खरीद करके बेच रहे हैं, बना करके बेच रहे हैं या खरीद करके बेच रहे हैं, दोनों सेम चीज़ है। जो हमने गुड्स बेचा किसी कस्टमर को तो वो क्या हो गई हमारी सेल। लेकिन अगर उसमें कोई उसको अच्छा नहीं लगा या उसको लगा कि डिफेक्टिव पीस है और उसने हमें वो माल वापस कर दिया तो उसको बोलेंगे हम सेल्स रिटर्न। जब कस्टमर ने हमें माल वापस किया तो वो हो गया सेल्स रिटर्न। जब हमने कस्टमर को बेचा तो वो हो गया हमारा सेल्स। इसके बाद आता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक जो है वो सारी गुड्स को इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यानी जब ट्रेडिंग का कोई बिजनेस कर रहा है, यानी माल बनाता नहीं है, वो खरीदता है और फिर बेच देता है, तो उस केस में उसके पास जितना उसने माल खरीदा और उसमें से जो माल उसके पास अभी पड़ा हुआ है जो बिका नहीं है उसको क्या बोला जाता है? स्टॉक इन ट्रेड। दो तरह का होता है ये। साल के जो ओपनिंग में माल बच रहा होगा उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, जो साल की क्लोजिंग में पड़ा होता है जो बिका नहीं होता उसको बोलते हैं क्लोजिंग। ठीक है। ओपनिंग में पड़ा हुआ है जो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड उसको बोलेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। जो साल के अंत में पड़ा हुआ है अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कई तरह के आते हैं, यानी इन्वेंट्री जो होती है उसमें तीन चार तरह के माल आते हैं हमारे पास। पहला होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है। अब इन्वेंट्री और स्टॉक कहने को एक ही चीज है लेकिन इनमें फर्क है। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर होता है, यानी जो सिर्फ माल खरीद करके बेच रहा है उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड होता है। लेकिन जो माल बनाता है उसके लिए तीनों चार स्टॉक होते हैं, तो इसको इन्वेंट्री कहा जाता है। जब कोई मैन्युफैक्चरर स्टॉक इन ट्रेड एक नैरो कंसेप्ट है, ये ब्रॉड कंसेप्ट है क्योंकि इसमें इन्वेंट्री आती है। ये स्टॉक इन ट्रेड इसके अंदर इसका पार्ट होता है। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है और ये स्टॉक इन ट्रेड भी आता है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्या होती है? जब कोई मैन्युफैक्चरर जो है माल बनाता है तो उसके लिए उसको कच्चा माल चाहिएगा। जैसे कोई मिल है जो कपड़े बनाती है, कपड़े के थान बनाती है, तो उसके लिए उसको पहले थ्रेड चाहिए, थ्रेड से तो बनाएगा। थ्रेड से अगर थ्रेड बनाने वाले तो उसको कॉटन चाहिए, कॉटन से थ्रेड बनता है, तो कॉटन जो थ्रेड बनाने वाली कंपनी है उसके लिए कॉटन हो जाएगा रॉ मटेरियल से वो बनाएगा अपना थ्रेड। इसी तरह से जो कपड़े बनाता है उसके लिए थ्रेड में हो जाएगा रॉ मटेरियल। तो जितना भी उसके पास स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का वो इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल होगी। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है ऐसा माल जो आधा बन चुका होता है, आधा तैयार हो चुका होता है और आधा उसमें अभी काम बाकी है, यानी अर्धनिर्मित माल। आधा तैयार है, आधा तैयार होना बाकी है। तो ऐसे जो भी माल बना होता है कि ऐसे काम होता है जैसे छुट्टी हो गई, बीच में कंपनी की छुट्टी हुई तो वर्कर जब एक वर्कर आएगा और दूसरा वर्कर जाएगा, उस टाइम के बीच में मशीन बंद रहती है, तो मशीन बंद रहेगी तो मशीन के अंदर काम जो पड़ा हुआ है हमारा मटेरियल वो आधा बन चुका है, आधा बचा हुआ है। तो इस तरह के जो माल होता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स क्या होते हैं हमारे? फिनिश गुड्स होते हैं हमारे जो पूरी तरह से तैयार माल है, जो बिकने के लिए तैयार है, गोडाउन के अंदर रखे हुए हैं, उनको बोला जाता है फिनिश गुड्स। और स्टॉक इन ट्रेड जो बेचने के पर्पज से रखे हुए हैं वो हमारे सारा जो पार्ट है स्टॉक इन ट्रेड में आता है। ये खरीदे जाते हैं गुड्स फिर बेचे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे बना करके ये वो गुड्स हैं जो बेचने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद आ गया हमारे ट्रेड रिसीवर्स और ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवर्स में हमारे दो पार्ट आते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर कौन होते हैं? जब हमने किसी को उधार माल बेचा हुआ है तो जिसको हमने उधार माल बेचा जो हमारा कस्टमर है वो हो जाता है हमारा डेटर, यानी जिससे हमें पैसे लेने हैं, जो हमारे देनदार होते हैं। ठीक है। जो हमें पैसे देंगे वो हमारे क्या होते हैं? डेटर्स। और बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? कई बार क्या होता है डेटर कहता है कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये बिल एक्सेप्ट कर लो, मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो वो जो बिल वो लिख करके देगा, ड्रॉ करेगा उसको कौन? जो ऑनर है,
जिसको पैसे चाहिए, जिसको पैसे लेने हैं वो ड्रॉ करता है एक बिल, भाई तुम ये बिल लिख कर दे दो, भाई तुम इस टाइम के बाद पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो जो जिसको पैसे देने होते हैं उसको साइन कर देता है, जब वो साइन कर देगा उसको जिसको पैसे देने हैं तो बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जो उस बिल को रिसीव करेगा उसके लिए बनेगा बिल रिसीवेबल, और जिसको उस बिल की पेमेंट करनी है बाद में जाकर के उसके लिए बनता है बिल्स पेबल, ठीक है। कंसेप्ट ध्यान रखना, दो पार्टी है, एक को पैसे लेने हैं, एक को पैसे देने हैं। देने वाला है वो कह रहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगा। तो जो लेने वाला है वो क्या कहेगा कि आप मुझे एक बिल साइन करके दे दो, आप इस डेट को पेमेंट कर दोगे। तो जब वो बिल जिसने ड्रॉ किया उसको बोलते हैं ड्रॉवर, जिसको बिल वो साइन करेगा, जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है, जो देने वाली पार्टी है पैसा जो देगा वो होता है ड्रॉई। जब वो ड्रॉई उसके ऊपर साइन कर देता है तो बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज ही हमारा बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल होता है। जिसको पैसे लेने हैं उसके लिए बनता है बिल्स रिसीवेबल, जिसको पैसे देने होते हैं उसके लिए बनता है बिल्स पेबल, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड। और ट्रेड पेबल्स क्या हो गए, यहाँ हो गया क्रेडिटर और बिल्स पेबल आते हैं। बिल्स पेबल कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जब हम अपने क्रेडिटर को बोलते हैं आप हमको बिल लिख कर दे दो, हम आपको इस डेट को पेमेंट करेंगे, तो वो हमारे लिए बिल्स पेबल बन गया। क्रेडिटर क्या होते हैं, हमारे क्रेडिटर जिनसे हम उधार माल खरीद करके लेकर के आते हैं, वो जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और भी इसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजी है, वो हम आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप जो अभी तक हमने समझाया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और कोई डाउट हो, कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे। थैंक यू।